जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जो प्रमुख न्यूज चर्चित में रहे हैं उन न्यूज को देखते हैं। लोग जो ये एडिटोरिया का नया करंट अफेयर बुक आया है ये उससे टॉपिक का भाग है, यानी कि उस बुक का ये टॉपिक है जो नवंबर मंथ का नया करंट अफेयर बुक आया है उसका। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है G20 शिखर सम्मेलन 2024। 18 से 19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राज़ील के कहाँ पे, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के आधुनिक कला संग्रहालय में संपन्न हुआ था। कहाँ पे, आधुनिक कला संग्रहालय में संपन्न हुआ था। और इसका थीम क्या था, तो एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण करना था। इसका थीम था एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण करना। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु, यानी कि वहाँ पे कौन कौन से घोषणा पत्र किए गए थे। तो सबसे पहला है सामाजिक समावेश, भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई, अरबपतियों पर कर, ऊर्जा परिवर्तन के उपाय, वैश्विक शासन सुधार और जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के साथ साथ 2025 में COP30 यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन का समर्थन करना। उसके बाद है भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन, भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाकर और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देकर देश संचालित साक्ष्य आधारित कार्यक्रमों का समर्थन करता है। वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार लाना, सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना। भारत G20 के दौरान, यानी कि भारत में जब G20 हुआ था उससे के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर अक्षय ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में दो तरफा निवेश को बढ़ावा देना है। उसके बाद है भारत और इटली ने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 29 का अनावरण किया, जिसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को रेखांकित करती है। भारत चीन सीमा पर सैन्य बलों की वापसी में हुई प्रगति को दोनों देशों ने स्वीकार किया। उसके बाद है G20 का इतिहास देखते हैं लोग। तो G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक मंच के रूप में की गई थी। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के दौरान G20 को राज्य सरकार प्रमुखों के स्तर तक उन्नत किया गया। उन्नत किया गया। भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2023 में अफ्रीकी संघ, यानी कि AU अफ्रीकी संघ को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 2025 तथा 2026 में G20 की अध्यक्षता क्रमशः दक्षिण अफ्रीका, यानी कि 2025 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। और 2026 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो USA करेगा। दक्षिण अफ्रीका और USA को सौंपी गई है। उसके बाद दूसरा न्यूज, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024। हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिला। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें, ये क्रम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार कौन से राष्ट्रपति बने हैं, तो 47वें क्रम के राष्ट्रपति होंगे। जबकि जेड वेंस को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 132 सालों में डोनाल्ड ट्रंप दूसरा गैर लगातार कार्यकाल जीतने वाले पहले राष्ट्रपति हैं और 1892 में ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद ऐसा करने वाले दूसरे राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के निर्वाचित होने वाले सबसे उम्रदराज, यानी कि 78 वर्ष की आयु में ये राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के निर्वाचित होने वाले सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन गए हैं। पूर्व अमेरिकी कांग्रेस सदस्य और लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गबार्ड को ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रपति खुफिया निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। चुनाव के विजेता को, यानी कि जो चुनाव में विजित हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और अमेरिका का चुनाव प्रक्रिया देखते हैं लोग। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया कैसी होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव एक प्रकार का अप्रत्यक्ष चुनाव है, जिसमें
अमेरिका के नागरिक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के लिए मतदान करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया को 5 चरणों कितने चरणों में 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण है प्राइमरी और कॉकस, दूसरा है राष्ट्रीय संवहन, तीसरा है चुनाव प्रचार, चौथा है आम चुनाव, पांचवा है निर्वाचक मंडल। अब इसको बारी बारी से देखते हैं लोग, इसका व्याख्यात्मक के स्वरूप देखते हैं लोग कैसा है। तो पहला है प्राइमरी और कॉकस। रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेटिक पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को चुनने के लिए प्रत्येक राज्य में प्राइमरी चुनाव और कॉकस आयोजित करती है। उसके बाद है दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का आधिकारिक नामांकन होता है। राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का क्या होता है, आधिकारिक नामांकन होता है। तीसरा है निर्वाचक मंडल। प्रत्येक राज्य में निर्वाचकों की एक निश्चित संख्या होती है तथा किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए 538 में से 270 निर्वाचक मतों की आवश्यकता होती है। रिपब्लिकन पार्टी को 50.4% मत और 312 निर्वाचक मत प्राप्त हुए, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी को 48% मत और 225 से निर्वाचक मत प्राप्त हुए। उसके बाद ये नोट दिया गया है, नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में निर्वाचन मंडल प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जबकि भारत में संसदीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका की राष्ट्रपति चुनाव में कौन सी प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो निर्वाचन मंडल की, और भारत में संसदीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी पात्रता होनी चाहिए, तो यूएसए का जन्मजात नागरिक होना चाहिए, 14 वर्षों से यूएसए का निवासी हो, उसके बाद कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, 35 वर्ष से कम 35 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद है अगला न्यूज, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान शहर में, यहाँ से के होगा रूस के कजान शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसका विषय क्या था, तो न्यायसंगत वैश्विक के विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना इसका विषय था। कजान घोषणा पत्र, और वहाँ पे कौन कौन सी घोषणा किया गया उसको देखते हैं लोग। व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए सीमा पार भुगतान के लिए स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देना। उसके बाद है दूसरा घोषणा, ब्रिक्स अनाज विनिमय और ब्रिक्स सीमा पार भुगतान प्रणाली की स्थापना की संभावना तलाशने के लिए समझौता। उसके बाद ब्रिक्स के विस्तार के लिए 13 देशों को आमंत्रित किया गया। इसमें से कौन कौन से देश थे, तो क्यूबा, बोलिविया, बेलारूस, तुर्की, अल्जीरिया, नाइजीरिया, युगांडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस बनाने की भारत की पहल को मान्यता दी गई। उसके बाद है ब्रिक्स का इतिहास से देखते हैं लोग। ब्रिक्स शब्द का आविष्कार ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील, कौन थे, जिम ओ'नील ने 2001 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया था। वर्ष 2006 में समूह ने सर्वप्रथम औपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। दक्षिण अफ्रीका कब इसमें शामिल हुआ था ब्रिक्स में, तो 2010 में। ब्रिक्स का महत्व, वैश्विक जनसंख्या का लगभग, यानी कि ब्रिक्स में जितने देश शामिल हैं वो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 41% भागीदार हैं, यानी कि उनमें जितने सारे देश हैं पूरी जनसंख्या का 41% जनसंख्या उन्हीं देशों के पास है। उसके बाद वैश्विक जीडीपी का 24% हिस्सा उनके पास है। वैश्विक व्यापार में 16% का योगदान है। अगला न्यूज है बिहार का पहला ड्राई पोर्ट। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, बिहार के उद्योग मंत्री कौन है, तो नीतीश मिश्रा ने बिहटा में राज्य के पहले शुष्क बंदरगाह यानी कि ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया। इस सुविधा का उद्देश्य वेयर हाउसिंग, सीमा शुल्क सेवाओं और मल्टी मॉडल के जरिए लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य बिंदु देखते हैं लोग। उद्घाटन वाले दिन ही यहां से 90 कंटेनरों की पहली खेप रूस भेजी गई। यहाँ पे रूप नहीं होना चाहिए, रूस भेजी गई। ड्राई पोर्ट अथवा सूखा बंदरगाह को इनलैंड पोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राई पोर्ट या अथवा सूखा बंदरगाह को इनलैंड पोर्ट भी कहते हैं। यह एक प्रकार
का कार्गो टर्मिनल है। कैसा टर्मिनल है? कार्गो टर्मिनल है, जो रोड या रेलवे नेटवर्क के जरिए बंदरगाहों से सीधा जुड़ा होता है। विभिन्न जगहों से बंदरगाहों तक माल लाने और ले जाने के दौरान ड्राई पोर्ट एक सेतु के रूप में काम करता है। यहाँ कंटेनर और अन्य सामानों, यहाँ पे सामान होना चाहिए, अन्य सामानों को अस्थायी रूप से रखा जाता है। फिर ज़रूरत और समय के अनुसार माल को ड्राई पोर्ट से बंदरगाहों या अन्य गंतव्य तक पहुँचाया जाता है। बीटा आईसीडी भारत भर के प्रवेश द्वार बंदरगाहों से रेलमार्ग द्वारा जुड़ा है, जिनमें शामिल है पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, महाराष्ट्र में नाभावा सेवा, गुजरात में मुंद्रा। बिहार ड्राईपोर्ट को प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और राज्य उद्योग विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड पर स्थापित किया गया है। उसके बाद अगला न्यूज है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। वैश्विक के बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। इससे एडिटोरियल में जितने सारे न्यूज़ दिए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि वह न्यूज चर्चित रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में नहीं, बीते हुए कुछ दिनों में ये न्यूज बहुत चर्चित रहे हैं। हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी किया गया है। मुख्य निष्कर्ष, विश्व भर में 1.1 अरब से अधिक लोग तीव्र गरीबी में हैं, यानी कि अधिक गरीबी में रह रहे हैं। गरीब आबादी के आधे से अधिक यानी कि 584 मिलियन बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के हैं। सर्वाधिक गरीबी वाले देश को देखते हैं लोग, जिसमें भारत प्रथम स्थान पे है। भारत में लगभग कितने गरीब लोग हैं? तो 234 मिलियन लोग गरीबों की संख्या है। उसके बाद है पाकिस्तान 93 मिलियन, इथोपिया 86 मिलियन, नाइजीरिया 74 मिलियन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 66 मिलियन। इन 5 देशों में वैश्विक गरीबों की हिस्सेदारी 48.1% है। कितना प्रतिशत है? 48.1%। उसके बाद है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ओपीएचआई द्वारा विकसित किया गया है। यहीं से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वैश्विक के बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी कि ओपीएचआई द्वारा विकसित किया गया है। इसे पहली बार वर्ष 2010 में जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को पहली बार कब जारी किया गया था? तो 2010 में। वैश्विक एमपीआई 3 आयामों और 10 संकेतकों का उपयोग करते हैं। एमपीआई 0 से 1 तक होता है। एमपीआई कितने से कितने तक होता है? तो 0 से 1 तक होता है तथा उच्चतर मान उच्च गरीबी को दर्शाता है। नोट, भारत का एमपीआई मूल्य 0.015 है। भारत का एमपीआई मूल्य कितना है? तो 0.015 है। उसके बाद है अगला न्यूज, जैव विविधता सम्मेलन CBD का 16वां संस्करण हाल ही में 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक जैव विविधता पर सम्मेलन का कोप 16 कैली कोलंबिया में आयोजित किया गया। कोप 16 अनुवांशिक संशोधनों पर डिजिटल अनुक्रम सूचना DSI के उपयोग से होने वाले लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए कैली फंड की स्थापना की गई। स्वदेशी समूहों और स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए एक अस्थायी सहायक निकाय की स्थापना की जाएगी। जैव विविधता पहलों का समर्थन करने के लिए 2030 तक प्रति वर्ष 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर सुरक्षित करने में सहायता के लिए नई संसाधन जुटाने की रणनीति विकसित करने पर सहमति व्यक्त की गई है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रबंधन। जैव विविधता सम्मेलन CBD 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम था और इसका सचिवालय कहाँ पे है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका सचिवालय है। CBD को 196 देशों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है। CBD को कितने देशों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है? तो 196 देशों द्वारा। अमेरिकी USA एकमात्र संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश है जिसने इससे अभी समय की पुष्टि नहीं की है। कोप 16 का मुख्य लक्ष्य 30x30 लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाना है। उसके बाद अगला न्यूज SCO शिखर सम्मेलन 2024।
संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक के 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद, यहाँ पे इस्लामाबाद होना चाहिए, इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित की गई। शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों के बीच हो रहा है। यह आयोजन लगभग 9 वर्षों में किसी भारतीय अधिकारी द्वारा पाकिस्तान की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। यह कैसा निकाय है? एससीओ तो अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को, जिसकी स्थापना एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई चीन में हुई थी। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया। वर्तमान में एससीओ के 10 पूर्ण सदस्य हैं: चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान। ईरान 2023 में शामिल हुआ और बेलारूस 2024 में शामिल हुआ एससीओ में। एससीओ के 2 अस्थायी निकाय हैं। एससीओ के कितने अस्थायी निकाय हैं? तो 2 हैं। सचिवालय बीजिंग में है। ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद, यहाँ पे क्षेत्रीय होना चाहिए, थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर है अभी इस बुक में क्योंकि न्यू बुक आया है तो जल्दीबाजी में टाइपिंग करने में थोड़ा बहुत एरर आया होगा। ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS की कार्यकारी समिति जो क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करती है। अगला न्यूज है 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। 5 नई भाषाओं को क्या मिला है? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। ये 5 शास्त्रीय भाषा को याद रखना है क्योंकि यहाँ से कूट की सहायता से दे सकता है क्वेश्चन। उसके बाद है शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषाएं भारत की गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में काम करती है जो प्रत्येक समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मील के पत्थर का सार प्रस्तुत करती है। पृष्ठभूमि देखते हैं लोग। भारत सरकार ने वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया। शास्त्रीय भाषा के दर्जे के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं। अब उन मानदंडों को देखते हैं लोग, कौन कौन सा मानदंड निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहला मानदंड है इसके प्रारंभिक ग्रंथों अभिलिखित इतिहास की अत्यधिक प्राचीनता 1000 वर्षों से अधिक है। उसके बाद है प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक संग्रह जिसे वक्ताओं की पीढ़ी द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए। इसकी साहित्यिक परंपरा कैसी होनी चाहिए? तो मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए। उसके बाद है चौथा मानदंड शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच एक विसंगति भी हो सकती है। भारत में शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन से पहले थी? तो पहले थी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा। 5 नवीन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से अब कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। भाषाओं से संबंधित राज्य महाराष्ट्र, मराठी जो भाषा है वह कहाँ बोली जाती है? तो महाराष्ट्र। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पाली और प्राकृत बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगाली, असम में असमिया। यानी कि जिस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है वह कौन कौन सी भाषा है और किस राज्य में बोली जाती है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अगला न्यूज है नेपाल भारत बांग्लादेश त्रिपक्षीय समझौता। नेपाल भारत बांग्लादेश त्रिपक्षीय समझौता। हाल ही में नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। इसका मुख्य बिंदु देखते हैं लोग। नेपाल प्रत्येक वर्ष 15 जून से लेकर 15 नवंबर तक भारत के रास्ते बांग्लादेश को अपनी अतिरिक्त बिजली निर्यात करेगा। भारत नेपाल से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगा। पहले चरण में नेपाल भारतीय भूभाग के रास्ते बांग्लादेश को 40 मेगावाट पन बिजली निर्यात करेगा। बिजली की प्रति यूनिट 6.4 सेंट तय की गई है। बिजली के निर्यात से
नेपाल को सालाना करीब 9.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय होगी। यह दक्षिण एशिया में सीमापार ऊर्जा सहयोग की दिशा में एक व्यापक गति को रेखांकित करता है। उसके बाद है PSLV C-37 मिशन का ऊपरी चरण पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया। ये भी न्यूज बहुत चर्चित रहा था। इसरो के अनुसार 7 साल पहले 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाले PSLV C-37 रॉकेट का ऊपरी चरण फिर से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है। यह उपलब्धि अंतरिक्ष मलबे को कम करने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है तथा वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त करने के इसरो के लक्ष्य का समर्थन करती है। इसका मुख्य बिंदु देखते हैं लोग। इसरो का लक्ष्य PSLV के ऊपरी चरणों के कक्षीय जीवनकाल को घटाकर 5 वर्ष करना है। कितना वर्ष करना है? 5 वर्ष करना है। इसरो के अनुसार उपग्रहों को पहुंचाने के बाद ऊपरी चरण, जिसे PS4 के रूप में जाना जाता है, को लगभग 470 गुने 494 किलोमीटर की कक्षा में छोड़ दिया गया था। समय के साथ इसकी कक्षीय ऊंचाई मुख्य रूप से वायुमंडलीय खिंचाव के कारण कम हो गई। PSLV C-37 को 2017 में लॉन्च किया गया। कब इसे लॉन्च किया गया? तो 2017 में, जिसने एक बार में 104 उपग्रहों को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसमें 101 विदेशी उपग्रह थे। 104 में कितने विदेशी उपग्रह थे? तो 101। उसके बाद है अगला न्यूज, भारत का 5वां चंद्र मिशन ल्यूपेक्स। भारत का 5वां चंद्र मिशन है ल्यूपेक्स। भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने पांचवें चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी कि ल्यूपेक्स को मंजूरी दी है। ल्यूपेक्स भारत के इसरो और जापान के जाक्सा के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। मुख्य बिंदु, यह मिशन मुख्यतः चंद्रमा के संसाधनों, विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज पर ध्यान केंद्रित करेगा। ल्यूपेक्स को चंद्रमा की सतह पर 100 दिनों तक, कितने दिनों तक? 100 दिनों तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ड्रिलिंग और साइट पर प्रयोगों के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करके उन क्षेत्रों का पता लगाएगा जो अस्थायी करके उन क्षेत्रों का पता लगाएगा जो अस्थायी रूप से छायादार स्थान है, जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती है। ल्यूपेक्स की जानकारी भविष्य में चंद्रमा पर जाने वाले मिशनों की योजना बनाने में मदद करेगी, जिसमें वे मिशन भी शामिल है जो चंद्रमा के नमूने वापस धरती पर जा सकते हैं। यह मिशन चंद्रमा पर एक अस्थायी मानव उपस्थिति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला न्यूज है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य चीतों का दूसरा निवास स्थान। अगला न्यूज का नाम क्या है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो है उसमें चीतों का दूसरा निवास स्थान। कूनो नेशनल पार्क में 1 साल से ज़्यादा समय तक कैद में रहने के बाद 2 दक्षिण अफ्रीकी चीते अग्नि और वायु की मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ा जाएगा। गांधी सागर कूनो नेशनल पार्क के बाद चीतों की मेजबानी करने वाला भारत का दूसरा स्थल बन जाएगा। पहला कौन है? तो कूनो नेशनल पार्क है और दूसरा गांधी सागर है। प्रोजेक्ट चीता के बारे में देखते हैं लोग। प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य देश में 1952 में विलुप्त घोषित किए गए चीतों की आबादी को बहाल करना है। इसमें दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करना शामिल है। उसके बाद है रतन टाटा। अगला न्यूज का नाम क्या है? रतन टाटा। इनकी मृत्यु जिस दिन हुई थी उसके बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। 9 अक्टूबर 2024 को भारतीय उद्योग जगत के महान नेता और दयालुता के प्रतीक रतन टाटा का निधन हुआ। व्यक्तिगत जीवन, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक पारसी जोरोएस्ट्रियन परिवार में हुआ। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिनमें 2021 में असम वैभव, 2008 में पद्म विभूषण, 2000 में
पद्म भूषण शामिल है। इन्हें कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त थी उसको देखते हैं लोग। वर्ष 1991 में भी JRD टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष बने। 1991 से लेकर 2012 तक के अध्यक्ष पद पर बने रहे। रतन टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के बड़े समर्थक हैं और उन्होंने अपने 65% से अधिक शेयर दान में दिए हैं। उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की, जो एक कम लागत वाली कार थी जिसका उद्देश्य भारतीय जनता को किफ़ायती परिवहन उपलब्ध कराना था। उन्होंने महत्वपूर्ण संगठनात्मक के सुधार लागू किए, जैसे सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना और युवा प्रतिभाओं को नेतृत्वकारी भूमिकाओं में बढ़ावा देना। वर्ष 2008 में फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। जनवरी 2022 में टाटा समूह द्वारा सरकार से एयर इंडिया का अधिग्रहण किया गया। यानी कि 2008 में फोर्ड जो कंपनी है उसकी कार आती थी जगुआर और लैंड रोवर, उसका अधिग्रहण किया और टाटा के द्वारा इन दोनों कारों को बनाया जाने लगा। उसके बाद जनवरी 2022 में टाटा समूह ने सरकार से एयर इंडिया जो फ्लाइट है एयर इंडिया उसका अधिग्रहण यानी कि उसे टाटा कंपनी में शामिल किया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बना। हाल ही में आयोजित इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन में यह स्पष्ट किया गया कि भारत वैश्विक स्तर पर इथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। अब इसका मुख्य बिंदु देखते हैं लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक है। दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक कौन सा देश है? तो अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील मिलकर दुनिया का 80% इथेनॉल उत्पादित करते हैं। यूएसए मुख्य रूप से मक्का से और ब्राज़ील गन्ने से इथेनॉल उत्पादित करते हैं। भारत सरकार ने 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। बाजार में E20 पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल होता है और E100 ईंधन जिसमें 93.5% इथेनॉल पेश किए गए हैं। इथेनॉल जिसे एथिल अल्कोहल इसका सूत्र होता है C2H5OH भी कहा जाता है। उत्पादन गन्ना, मक्का और गेहूं से किया जाता है। इथेनॉल का उत्पादन किससे किया जाता है? तो गन्ना, मक्का और गेहूं से किया जाता है। इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के लक्ष्य के अनुरूप है। अगला न्यूज है बिहार में नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया। मुख्य बिंदु इसका क्या है? तो यह अभियान सबसे अधिक प्रभावी जिले जैसे वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान और समस्तीपुर में चलाया जाएगा। इन जिलों में नीलगाय की कुल संख्या करीब 3 लाख है, जबकि जंगली सुअरों की संख्या करीब 67,000 है। कितने हज़ार है? 67,000 है। नीलगाय और जंगली सुअरों से फसल को नुकसान पहुंचाने पर वन विभाग किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये का मुआवजा देता है। बिहार के 34 जिलों में नीलगाय और 30 जिलों में जंगली सुअरों की वजह से फसलें नष्ट हो रही हैं। नोट में क्या दिया गया है कि हाल ही में जिम्बाब्वे देश ने भी सूखे से प्रभावित वाली क्षेत्र के समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये भी बहुत ही चर्चित न्यूज़ था। हाल ही में जिम्बाब्वे देश ने सूखे से प्रभावित वाले क्षेत्र के समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथी मारने का आदेश दिया है। उसके बाद अगला न्यूज है चंद्रयान 4 मिशन। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रमा के लिए चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य
चंद्रमा से पृथ्वी पर वापस आने और नमूने लाने की प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है। मुख्य बिंदु इसका देखते हैं लोग, मुख्य बिंदु क्या है। चंद्रयान-4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहां ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और वापस पृथ्वी पर लौटना है। इसरो ने चंद्रयान-4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने चंद्रयान-4 मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपये राशि स्वीकृत किया है। लौटाए गए नमूने का विश्लेषण चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के साथ साथ दोनों के आंतरिक भाग को समझने के लिए बेहद उपयोगी है। एक मैन मिशन टू मून अंततः भारतीय अंतरिक्ष यान के चंद्रमा पर उतरने वर्ष 2040 तक नियोजित और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकी क्षमताओं को प्राप्त करेगा। चंद्रयान-4 के अलावा इसरो को शुक्र ग्रह के रिसर्च के लिए भी मंजूरी मिली है। वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM, इससे मिशन का नाम क्या है तो वीनस से ऑर्बिटर मिशन। अगला न्यूज है 23वें विधि आयोग का गठन। अगला न्यूज का नाम क्या है तो 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित किया गया है। आयोग में एक के पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। विधि आयोग यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यह एक ऐसा निकाय है। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि विधि आयोग जो है वह कैसा निकाय है तो सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से कानूनी सुधारों के लिए कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए की जाती है। मुख्य बिंदु क्या है इसका, विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। विधि आयोग का गठन पहली बार 1834 में गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग 1955 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो MC सीतलवाड़ थे। मार्च 2024 में विधि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 17 महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। अगला टॉपिक है त्रिपुरा में शांति समझौता। हाल ही में केंद्र सरकार ने त्रिपुरा राज्य सरकार के साथ मिलकर नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के साथ एक महत्वपूर्ण शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के मुख्य प्रावधान, उन समझौते में कौन कौन से प्रावधान किए गए उसको देखते हैं लोग। NLFT और ATTF ने हिंसा का रास्ता छोड़ने, अपने सभी हथियार और गोला बारूद त्यागने तथा अपने सशस्त्र संगठनों को भंग करने पर सहमति व्यक्त की है। इससे समझौते के कारण लगभग 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। सरकार ने उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों को विकसित करने के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जहां दोनों उग्रवादी समूह सक्रिय थे। NLFT और ATTF ने राज्य में 35 साल से चल रहे संघर्ष को समाप्त करके त्रिपुरा के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उसके बाद है अगला न्यूज, डेंगू के खिलाफ भारत का पहला वैक्सीन। ICMR और पैनेसिया बायोटेक ने स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगीऑल के साथ भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण रोहतक में शुरू किया है। कहाँ पे शुरू किया है तो रोहतक में शुरू किया है। अब इसका मुख्य बिंदु देखते हैं लोग। यह परीक्षण 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 स्थानों 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 स्थानों पर किया जाएगा। पैनेसिया की वैक्सीन में डेंगू के सभी चार सीरोटाइप के जीवित
कमज़ोर संस्करणों का इस्तेमाल किया गया है। एक प्रभावी टीका विकसित करना जटिल है क्योंकि इसे सभी 4 डेंगू वायरस सेरोटाइपों डेन V1, डेन V2, डेन V3 और डेन V4 में अच्छी प्रभावकारिता हासिल करनी होगी। अब ये देखते हैं हम लोग डेंगू बुखार क्या होता है। तो डेंगू हड्डी तोड़ बुखार, इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। एक वायरल संक्रमण है जो एडिज मच्छरों से लोगों में फैलता है। डेंगू भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर डेंगू के मामले में वर्ष 2024 में 7.6 मिलियन हो गया है। भारत में 75 से 80% मामलों में लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं। उसके बाद है अगला न्यूज, वक्फ संशोधन अधिनियम या विधेयक, वक्फ संशोधन विधेयक 2024। यह विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। यह अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है। इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति वक्फ कहलाती है। विधेयक में प्रमुख प्रावधान क्या क्या है उसको देखते हैं लोग। विधेयक में वर्तमान अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त वक्फ प्रबंध सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया है। विधेयक में कहा गया है कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है। विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी। अनिश्चितता की स्थिति में उस क्षेत्र का जिला कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। किसे रिपोर्ट सौंपेगा? तो राज्य सरकार को। यह विधेयक उस प्रावधान को हटा देता है जो वक्फ बोर्ड को यह जांचने और निर्धारित करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। पहले वक्फ का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन अब यह विधेयक कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राज्य राजस्व कानूनों के अनुसार किए जाएंगे। विधेयक में प्रावधान है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। 2 सदस्य जो वक्फ परिषद है उसमें 2 सदस्य जो होंगे वह गैर मुस्लिम होंगे। अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्लिम होने जरूरी नहीं है। मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं होनी चाहिए, यानी कि जो परिषद होगा उसमें मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाओं भी होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों में से कम 1 सदस्य होना चाहिए। इसमें बोहरा जाति होता है और आगा खानी समुदायों में से एक सदस्य होना चाहिए अगर उनके पास राज्य में वक्फ है तो। विधेयक में ट्रिब्यूनल के निर्णयों को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को छोड़ दिया गया है। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर? 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। विधेयक केंद्र सरकार को निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है, जैसे पंजीकरण, वक्फ के खातों का प्रकाशन और वक्फ बोर्ड की कार्रवाई का प्रकाशन। विधेयक केंद्र सरकार को CAG या किसी नामित अधिकारी से वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार देता है। नोट, अब वक्फ के बारे में देखते हैं लोग। वक्फ बोर्ड के पास सशस्त्र बलों यानी कि सेना और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व है, यानी कि सबसे बड़ा अगर इंडिया में देखा जाए हमारे भारत में तो सबसे ज़्यादा अगर भूमि का स्वामित्व है तो सेना के पास है, उसके बाद भारतीय रेल के पास है और उसके बाद तीसरे स्थान पे वक्फ बोर्ड के पास है। इस विधेयक की समीक्षा के लिए जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया। अगला न्यूज है IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार। गृह मंत्रालय ने 2020 में आपराधिक कानून की 3 संहिताओं की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
NLU दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणबीर सिंह, किसके? रणबीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, एक समिति गठित की थी। भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। कि कब से लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2024 से। यह क्रमशः भारतीय दंड संहिता IPC यानी कि IPC के स्थान पर BNS 1860, IPC 1860, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। भारतीय न्याय संहिता BNS से 2023, अगला न्यूज है भारतीय न्याय संहिता BNS से 2023। भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1834 में थॉमस से बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। यह संहिता जनवरी 1860 में लागू हुई। IPC 1860 में 23 अध्याय 511 धाराएं थी, जिसे BNS 2023 में 20 अध्यायों और 358 धाराओं में समायोजित किया गया। यानी कि जो IPC 1860 बनाई गई थी उसमें 23 अध्याय थे और 511 धाराएं थी, और उसको समायोजित करके 23 को 20 अध्याय में परिवर्तित कर दिया गया है और 511 धाराएं को 358 धाराओं में समायोजित कर दिया गया है। अभी कुछ महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं, उसका IPC में पहले क्या धारा थे और BNS के तहत उसका धारा क्या निर्धारित किया गया है उसको देखते हैं लोग। तो हत्या के लिए पहले धारा 300 लगता था IPC के तहत, और अब BNS के तहत धारा 101 लागू हो गया हत्या के लिए। हत्या के लिए सजा धारा 302, धारा 103। हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा धारा 303 IPC के तहत लगता था, अब BNS के तहत 104 धारा लगेगा। बलात्कार के लिए धारा 375 और धारा 63 का प्रयोग किया जाएगा। बलात्कार के लिए सजा धारा 376 और धारा 64। दहेज हत्या के लिए धारा 304 का B और धारा 80 का उपयोग किया जाएगा। मानव तस्करी के लिए धारा 370 और धारा 143। चोरी के लिए सजा धारा 379 और धारा 303 का 2। नए प्रावधानों को जोड़ना, यानी कि इसमें कुछ नए धाराओं को भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें धारा 48 है। इसके तहत भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर से उकसाना। उसके बाद है धारा 69। धारा 69 के तहत छलपूर्ण तरीके आदि का उपयोग करके यौन संबंध बनाना। धारा 95। उसके बाद है धारा 95। धारा 95 के तहत किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना या उसे शामिल करना। धारा 111 संगठित अपराध और धारा 112 छोटा मोटा संगठित अपराध। धारा 113 आतंकवादी कृत्य, यानी कि आतंकवादी मामलों में अगर सम्मिलित पाया जाता है तो धारा 113 के तहत इस पर मुकदमा चलाया जाएगा। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य। धारा 226 वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास। धारा 304 छीनना, यानी कि स्नैचिंग करना। बहुत सारे शहरों में ऐसे होते हैं जहाँ सुनसान इलाके होते हैं, वहाँ पे बाइकर होते हैं जो अगर जो भी व्यक्ति कान के पास से मोबाइल चलाते हुए जाता है तो उसका मोबाइल छीन लिया जाता है। प्रमुख विलोपन, अप्राकृतिक यौन अपराध धारा 377 व्यभिचार और ठग आदि। उसके बाद अगला न्यूज है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। BNSS में 531 धाराएं हैं। इसमें कितने धाराएं शामिल हैं? तो 531 धाराएं हैं और 39 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 39 अध्याय हैं, जबकि पहले CRPC में 484 धाराएं थी और 37 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 37 अध्याय थे। नए प्रावधानों को शामिल करना। धारा 86 के तहत घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की करना। धारा 105 ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग। धारा 107 के तहत संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी। धारा 172 के तहत पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य व्यक्ति। धारा 336 कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। धारा 356 घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, परीक्षण या निर्णय।
धारा 398 गवाह संरक्षण योजना, धारा 472 मृत्युदंड के मामलों में दया याचिका, धारा 530 इलेक्ट्रॉनिक मोड में परीक्षण और कार्यवाही की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मोड में परीक्षण और कार्रवाई की जाएगी धारा 530 के तहत। BNSS की प्रमुख विशेषताएं। FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध का क्षेत्र कुछ भी हो। यानी कि पहले देखा जाता था कि जो पुलिस स्टेशन थे उसका जितना क्षेत्र होता था उसी क्षेत्र के FIR दर्ज करते थे, लेकिन अब BNSS के आने की वजह से अब वैसा नहीं हो सकता है। FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है, चाहे वह अपराध किसी भी क्षेत्र का हो। इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। प्रारंभिक जांच 14 दिनों में पूरी होनी चाहिए। बयानों की रिकॉर्डिंग। बलात्कार पीड़िता का बयान उसके घर पर दर्ज किया जाएगा। ऐसे बयान मोबाइल फ़ोन सहित ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। यौन उत्पीड़न की पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी का होना आवश्यक है। 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष, किसी भी महिला, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, गंभीर बीमारी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों में गवाह के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज करना। गिरफ्तारी के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं उसको देखते हैं लोग। 3 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधों में DSP की अनुमति के बिना वृद्ध या अशक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। गिरफ्तार व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखने और उसे डिजिटल मोड में प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। शुरुआती 15 दिनों के बाद भी पुलिस रिमांड मांगा जा सकता है। आरोपी की रिमांड BNSS के तहत मांगी जा सकती है उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 40 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से कम कारावास के लिए दंडनीय है। उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 60 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से अधिक कारावास के लिए दंडनीय है। BNS और पॉक्सो के तहत कुछ यौन अपराध मामलों में जांच सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। उसके बाद अगला न्यूज है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस नए अधिनियम में 170 धाराएं हैं। इस नए अधिनियम में 170 धाराएं हैं, जबकि पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 166 धाराएं थीं। यह किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, जिसमें सैन्य न्यायालय भी शामिल है। लेकिन किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामों या मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। इसमें प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। इस प्रावधानों को देखते हैं लोग। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के लिए एक नई धारा 61 जोड़ी गई है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें पारंपरिक दस्तावेजी साक्ष्य के बराबर कानूनी वैधता प्राप्त होती है। द्वितीयक साक्ष्य इसमें निम्नलिखित को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है। यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतिलिपियाँ, दस्तावेजों के समकक्षों से बनाई गई प्रतिलिपियाँ, इसे देखने वाले गवाह द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज की सामग्री के मौखिक विवरण। नोट में कुछ दिया गया उसको देखते हैं लोग। दस्तावेज की सटीक परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। DNA साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान भी किया गया है। उसके बाद है रुद्रम फर्स्ट मिसाइल। हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है। मुख्य विशेषता, इस मिसाइल की विशेषता क्या है उसको देखते हैं लोग। यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS GPS नेविगेशन और अंतिम हमले के लिए एक निष्क्रिय होमिंग हेड की सुविधा है, जिससे यह विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार कर सकता है।
मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की अलग अलग ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है। उसके बाद है समान नागरिक संहिता यूसीसी। ये भी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बार बार विचार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने वाले तथा भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं जोर देकर कहता हूं कि देश के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की मांग करने का समय आ गया है। अब यूसीसी के बारे में देखते हैं लोग। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता या समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों के मामले पर लागू होती है। इसे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत रखा गया है। गोवा पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में लेकिन स्वतंत्रता से पहले समान नागरिक संहिता का पालन करने वाला पहला राज्य है। यानी कि सबसे पहला राज्य देखा जाए तो गोवा में इसे लागू किया गया था समान नागरिक के संहिता को। और किसी नियम के तहत तो पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के तहत। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। यानी कि उत्तराखंड में जब यह लगा था कानून यूसीसी, तो यह स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य था। समान नागरिक संहिता समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। यह किसके अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। शाह-बानो मामला 1985 और सायरा-बानो मामला 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। BN राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की थी। भारत में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून, हिंदू व्यक्तिगत कानून देखते हैं लोग कौन कौन से हैं। तो पहला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दूसरा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, तीसरा है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, चौथा है हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल है। उसके बाद है मुस्लिम व्यक्तिगत कानून शरीयत अधिनियम 1937, फारसी व्यक्तिगत कानून में फारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, ईसाई व्यक्तिगत कानून ईसाई विवाह अधिनियम 1872। जब हमारे भारत में यूसीसी लागू होगा तो ये सब जो सारे धार्मिक कानून हैं वो भी, और ये व्यक्तिगत कानून है, ये कानून प्रभावित होंगे यूसीसी के आने से। उसके बाद अगला न्यूज है एक राष्ट्र एक चुनाव। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा, मैं राजनीतिक दलों और देश के संविधान को समझने वालों से आग्रह करता हूं कि वे भारत की प्रगति के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के सपने को साकार करने के लिए आगे आएं। बार बार चुनाव देश में गतिरोध पैदा करते हैं। आज हर योजना और पहल ऐसा लगता है कि चुनाव चक्र से प्रभावित है और हर गतिविधि राजनीतिक विचारों से रंगी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। समिति के मुख्य सिफारिशें क्या क्या थे उसको देखते हैं लोग। पैनल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। स्थानीय निकाय चुनाव भी 100 दिनों के भीतर होने चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 324A लागू किया जाएगा। सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। नई लोकसभा पिछली लोकसभा के कार्यकाल के बचे हुए समय तक ही काम करेगी। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो नवनिर्वाचित विधानसभा लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक अस्तित्व में रहेगी, जब तक कि इसे पहले भंग न कर दिया जाए।
इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 जो संसद के सदनों और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है में संशोधन करने की आवश्यकता है। यानी कि अनुच्छेद 83 भी प्रभावित होगा और अनुच्छेद 172 में भी संशोधन किया जा सकता है। चुनाव आयोग राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार कर सकता है। संविधान संशोधनों को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ पारित किया जाना आवश्यक होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए आवश्यक परिवर्तन, यानी कि कौन कौन से परिवर्तन किए जाएंगे उसको देखते हैं लोग। तो पहला है अनुच्छेद 83, संसद के सदनों की अवधि में परिवर्तन होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 85, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन में परिवर्तन होगा। अनुच्छेद 172, राज्य विधानसभाओं की अवधि में परिवर्तन होगा। अनुच्छेद 174, राज्य विधानसभाओं का विघटन। अनुच्छेद 356, संवैधानिक आपात स्थितियां। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के कई प्रावधान में भी परिवर्तन किए जाएंगे। विधि आयोग की 117वीं और 255वीं रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। नोट: समिति के अन्य सदस्य सुभाष कश्यप, अधिवक्ता हरीश साल्वे, अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, संजय कोठारी और अधीर रंजन चौधरी जुड़ने से इनकार कर दिए। उसके बाद अगला न्यूज है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक का कैद और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, को केंद्र सरकार ने 21 जून से लागू करने के लिए अधिसूचित किया है। प्रमुख प्रावधान, इसके प्रावधानों को देखते हैं लोग। इसमें न्यूनतम 3 साल की जेल अवधि का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है। इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। कितने लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है? तो 10 लाख का। परीक्षा अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं द्वारा संगठित अपराध करने पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। साथ ही 1 करोड़ रुपये का भी जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं, जो अपराधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। परियोज्यता: UPSC यानी कि UPSC, SSC, RRB, IBPS और NTA द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को कवर करता है। यानी कि जो यह नियम लगाया गया है या विधेयक आया है, इन आयोगों के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उस पर यह लागू होता है। हाइड्रोन परियोजना, उसके बाद अगला न्यूज है हाइड्रोन परियोजना। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने हेतु हाइड्रोन परियोजना की घोषणा की है। हाइड्रोन का फुल फॉर्म होता है हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का उच्च थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क हाइड्रोन अंतरिक्ष में ऑप्टिकल लेजर आधारित या कैसा है लेजर आधारित संचार और संरचना का उपयोग करके पृथ्वी पर उपयोग के लिए विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में पेटाबाइट्स डेटा रिले करने का इरादा रखता है। यह अत्यधिक उन्नत दूर संचार क्षमता को सक्षम करने के लिए मौजूदा रेडियो आवृत्ति चैनलों का पूरक होगा। हाइड्रोन का लक्ष्य अंतरिक्ष में टेराबिट सेकेंड क्षमता पर दुनिया का पहला ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिट परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करना है, जो स्थलीय फाइबर आधारित नेटवर्क को अंतरिक्ष में निर्बाध रूप से विस्तारित करेगा। दूसरे शब्दों में हाइड्रोन आकाश में फाइबर और क्लाइड से परे इंटरनेट का प्रदर्शन करेगा। उसके बाद अगला न्यूज है विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024। अगला न्यूज है विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024। हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय UNODC द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की गई। रिपोर्ट की मुख्य विशेषता: 2015 से लेकर 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गेंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति थी। यह रिपोर्ट 2015-21 के दौरान 162 देशों और क्षेत्रों में अवैध व्यापार का
दस्तावेजीकरण करता है, जिसने लगभग 4000 पौधों और जानवरों की प्रजातियों को प्रभावित किया, जिनमें से 3250 CITES परिशिष्ट में सूचीबद्ध हैं। पशु प्रजातियों का अवैध वन्यजीव व्यापार: गेंडे का सींग 29%, पेंगोलिन के सल्क 28%, हाथी के दांत 15%। पादप प्रजातियों का अवैध व्यापार देखा जाए प्रतिशत के रूप में तो देवदार 47%, शीशम 35%, अगरहुड 13%। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट: विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, 2020 और 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है, जो इस बार 2024 में प्रकाशित की गई रिपोर्ट है। वह उसका संस्करण कौन सा है? तो तीसरा संस्करण है। रिपोर्ट वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन (CITES) में सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजातियों में अवैध व्यापार की प्रवृत्तियों का अद्यतन ध्यान केंद्रित करती है। उसके बाद अगला न्यूज है दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। हाल ही में शोधकर्ताओं ने युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है, जिसे तामजा ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। मुख्य बिंदु: तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट या 420 मीटर नीचे है, जो दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक गहरा है। 13,660 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस विशाल पानी के नीचे की गुफा का नाम तामजा रखा गया है, जिसका माया भाषा में अर्थ क्या होता है? तो गहरा पानी। इसका माया भाषा में अर्थ क्या होता है तामजा का? तो गहरा पानी होता है। ब्लू होल, इसके बारे में देखते हैं लोग। ब्लू होल जल से भरी ऊर्ध्वाधर गुफाएं हैं। कैसी गुफाएं हैं? ऊर्ध्वाधर गुफाएं हैं, जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके आधार शैल चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसे घुलनशील पदार्थों से बने होते हैं। ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं, जो हिमयुग के दौरान हजारों वर्षों में हिमनदों के बहाव द्वारा निर्मित हुई थी। उसके बाद अगला रिपोर्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषता: इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषता क्या थी उसको देखते हैं लोग। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यहीं से बार बार क्वेश्चन बनता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों के बीच भारत की रैंक 2023 में 161 से 2024 में 159 हो गई है। यानी कि 2023 में जब यह रिपोर्ट आई थी तो भारत की रैंक कितनी थी? तो 161 थी। उसके बाद 2024 में जो रिपोर्ट आई है, लेकिन 2024 में जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत की रैंक कितनी है? तो 159 हो गई है। हालांकि यह सुधार मुख्य रूप से अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट के कारण हुई है। यह विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता के समग्र गिरावट और पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के राजनीति दमन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। विश्व स्तर प्रेस की स्वतंत्रता में औसतन 7.6 अंक की गिरावट आई है। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है। रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो नॉर्वे शीर्ष पर है, जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। भारत का स्कोर सुरक्षा संकेतक को छोड़कर बाकी सभी मामलों में गिरा यानी कि खराब है। इसमें दावा किया गया है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। भारत, तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे है, जो क्रमशः यानी कि तुर्की का रैंक 158 है, पाकिस्तान का रैंक 152 है और श्रीलंका का रैंक 150वें स्थान पर है। प्रयुक्त संकेतक: सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा। उसके बाद अगला रिपोर्ट है विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी की है। मुख्य बिंदु वैश्विक संदर्भ में, इसका मुख्य बिंदु देखते हैं लोग। वैश्विक संदर्भ में 11 जुलाई को जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले 50-60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। वर्ष 2080 के दशक में
मध्य में वैश्विक जनसंख्या लगभग 10.3 बिलियन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगी। वहीं 2024 में 8.2 बिलियन जनसंख्या होगी। शिखर पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट शुरू होने का अनुमान है, जो सदी के अंत तक 10.2 बिलियन जनसंख्या तक गिर सकती है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2024 में जीवन प्रत्याशा 73.3 वर्ष तक पर पहुंच गई है। भारतीय संदर्भ में, अब इस रिपोर्ट को भारतीय संदर्भ में हम लोग देखते हैं। अनुमान है कि 2024 में भारत की जनसंख्या 1.45 अरब होगी। 2060 के दशक के प्रारंभ में भारत की जनसंख्या 1.7 अरब हो जाएगी। इसके बाद 12% की कमी आएगी। कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो 12% की कमी आएगी। इस सदी में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। नोट, हाल ही में जारी यूएनएफपीए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अनुमानतः 144 करोड़ तक पहुंच गई है। भारत की जनसंख्या यूएनएफपीए के अनुसार कितने करोड़ पहुंच गए? तो 144 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है।